नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 8 के एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 4 को स्टडी करने वाले हैं। अब तक हम 6 के एनसीईआरटी, 7 के एनसीईआरटी, 8 के एनसीईआरटी के पहले 3 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो जल्द से जल्द देखिए और बाकी लोग जिस तरह से रेगुलरली अपने काम कर रहे, रेगुलरली आगे बढ़ रहे, वैसे आप भी बढ़िए। तो और उसके साथ साथ और आप अगर अपने सेशंस को इंटरेक्टिव बनाना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप जो है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है। यहाँ पे आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे, यहाँ पे आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे, यहाँ पे आपको डिस्कशंस भी करने मिलेंगे। सो इतनी बेहतरीन चीज़ें होगी और आपका जो प्रिपरेशन है वो बेहतरीन बन जाएगी। तो अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को क्लिक कीजिए और फिर आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। उसके अलावा आपको कहूँगा कि अगर आप पीडीएफ चाहते किसी भी लेक्चर का तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में रखी हुई है, तो इसको और भी आप अच्छा बेहतरीन बना सकते हैं अपने स्टडी को। तो चलिए आज का जो चैप्टर नंबर 4 है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन करने के पहले आप जानते हैं कि मैं इन बिटवीन द लेक्चर्स आपको कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ और काफ़ी सारे लोग बेहतरीन तरीके से उसके आंसर भी करते हैं। आप लोगों को भी कमेंट सेक्शन में उसके आंसर करना है और आप खुद की पढ़ाई को और भी बेहतरीन और बहुत डिटेल्ड बनाना है। डिटेल बनाने के अलावा आप डिटेल में पढ़ाई करते हो, हर चीज़ आपको पता चलती है जब आप उस चीज़ को पढ़ते हो जो मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ और कमेंट सेक्शन में लिखते हो, तो इससे और भी परफेक्ट होते हो। और परफेक्ट होने के साथ साथ आप लोग दूसरों की भी हेल्प करते हो। दूसरों की हेल्प करना कितनी अच्छी बात होती है ये भी आप जानते ही हैं। तो ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ये याद रखिएगा। और पिछले वीडियो लेक्चर जो है उसमें जिन्होंने आंसर किए मेरे क्वेश्चन के, उनका नाम है मयंक जी। मयंक जी ने अभी क्या आंसर किया है ये सबसे पहले हम देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा जो प्रीवियस लेक्चर था वो क्लास 8 के चैप्टर 3 पे था, एनसीईआरटी में ज्योग्राफी के। उसके अलावा मयंक जी ने जो आंसर किया और यूजेस ऑफ मेटल्स जो मैंने मिनरल्स जो पूछा था उस पर किया है। गोल्ड जो है वो ज्वेलरीज बनाने में यूज़ होता है। आयरन जो होता है वो ब्रिजेस बनाने में और फ्रेमवर्क या बेस बनाने में यूज़ होता है। एल्यूमिनियम जो होता है वो एल्यूमिनियम शीट्स बनाने में यूज़ होता है। तो टिन का यूज़ होता है हाउसेस के रूफ बनाने में। लाइमस्टोन और जिप्सम का यूज़ होता है सीमेंट बनाने में। इस तरह से काफ़ी सारी जो भी यूजेस है अलग अलग मिनरल्स के वो है। और मयंक जी ने हमारे साथ इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की है उसके लिए मयंक जी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं जो कि हम कहेंगे 8 के एनसीईआरटी का 4th चैप्टर होगा। तो सबसे पहले आज का जो चैप्टर है, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो होता है ये एक अलग सा टॉपिक भी होता है आपके किसी भी एग्जाम में। तो अगर एग्रीकल्चर इस टॉपिक को कवर करना है तो ये बेसिक एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे कि आप जानते हो एनसीईआरटी की शुरुआत जो होती है किसी कहानी से होती है, तो इस एनसीईआरटी के इस चैप्टर की भी कहानी से ही शुरुआत होगी। ये कहानी है गुरप्रीत माधव टीना के बारे में। ये गुरप्रीत माधव टीना जो है ये वॉक कर रहे हैं अपने विलेज में। देखा जाए तो उनको एक फार्मर मिलते हैं जो अपने लैंड की टिलिंग कर रहे हैं। लैंड की टिलिंग जब की जा रही है तो फार्मर उनको कहते हैं, फार्मर टोल्ड देम दैट ही वॉज ग्रोइंग व्हीट एंड हैड जस्ट एडेड मैन्योर टू द सॉइल टू मेक इट मोर फर्टाइल। वो जब सोचते ये क्या हो रहा है तो फार्मर कहते हैं कि भाई मैं यहाँ पे व्हीट को ग्रो कर रहा हूँ और दूसरी बात उसमें कुछ मैन्योर यानी कुछ फर्टिलाइजर्स डाल रहा हूँ सॉइल में उसको और फर्टाइल बनाने के लिए। वो बच्चों को ये भी बताते हैं कि जो व्हीट होते हैं वुड फेच अ गुड प्राइस इन द मंडी फ्रॉम वेयर इट वुड बी टेकन टू फैक्ट्रीज टू मेक ब्रेड्स एंड बिस्किट फ्रॉम फ्लोर। और यही जो व्हीट होगा ये अच्छे प्राइस में मेरा बिकेगा मंडी में और मंडी से ये जाएगा फैक्ट्री में और इसी से आप जो ब्रेड खाते हो ना बच्चों या बिस्किट्स खाते हो वो इसी से बनते हैं, इसके ही फ्लोर से बनते हैं, इसी के आटे से या मैदे से बनेंगे। ये चीज़ें उनको फार्मर बताते हैं। ये चीज़ सुन के बच्चे जो होते हैं वो सोचते हैं कि यार ऐसी भी होता है, तो यही वो व्हीट है जिसको हम बाद में बिस्किट करके या ब्रेड करके खाते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी चीज़ यहाँ कही गई है। सो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन देखा जा रहा है एक प्लांट से तो फिनिश प्रोडक्ट तक, यानी पहले वो एक प्लांट था बाद में बिस्किट या ब्रेड बन के फिनिश प्रोडक्ट बन के निकला। इसमें 3 टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है वो पहली होती है प्राइमरी, दूसरी होती है सेकेंडरी और तीसरी होती है टर्शियरी एक्टिविटीज़। तो 3 एक्टिविटीज़ देखने मिलती हैं। अब इसमें 3 एक्टिविटीज़ के बारे में उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। सबसे पहले देखेंगे तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो होती है वो पूरा कनेक्टेड होती है वो एक्टिविटीज़ विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, है ना। यानी हम कहेंगे जिससे नेचुरल रिसोर्सेज को बनाया जा रहा है वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती है। जैसे आप व्हीट को यहाँ पे उगा रहे हैं तो एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, गैदरिंग हो गया, किसी चीज़ को है ना कलेक्ट करना, ये सब इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल। सेकेंडरी एक्टिविटीज जो होती है उसमें प्रोसेसिंग होती है इन रिसोर्सेज की। जैसे हम कहेंगे कि स्टील बनाना हो गया, ब्रेड को बेक करना हो गया, कॉटन की वीविंग करना हो गया,
ये सब एक्टिविटी इसमें आ जाती है। तीसरी जो एक्टिविटी होती है वो टर्शरी एक्टिविटी होती है, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स को सपोर्ट दिया जाता है सर्विस के थ्रू। यानी अभी यहाँ जो भी चीज़ें बनी है, मैन्युफैक्चर हुई हैं, उनको कहीं तक पहुँचाना, उनको ट्रांसपोर्ट करना, ट्रेड करना, यहाँ से वहाँ लेके जाना, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, एडवर्टाइज करना, ये सब एग्जाम्पल टर्शरी एक्टिविटीज़ की है। तो सिंपल बात है, अगर एक एग्जाम्पल लो तो मैंने कॉटन को अगर ग्रो किया तो वो प्राइमरी एक्टिविटी हो गई, इसी कॉटन से मैंने कपड़ा बनाया, वो मेरी सेकेंडरी एक्टिविटी हो गई, और कपड़े को मार्केट में बेचा, वो टर्शरी एक्टिविटी हो गई। देखिए कितना एक कॉटन से हमने तीनों एक्टिविटीज़ को जोड़ के इसको समझ लिया है। ऐसी ही चीज़ें यहाँ पे पता चलती हैं। और आज हम जो एग्रीकल्चर पढ़ने वाले हैं, ये आप जानते ही हो कौन सी एक्टिविटी, ये एक प्राइमरी एक्टिविटी है। अब यहाँ पे एक देखेंगे तो ये वर्ड आया कहाँ से, तो जो वर्ड एग्रीकल्चर है वो एक लैटिन वर्ड एगर से आया है या एग्री से आया है। इसका मीनिंग होता है सॉइल और कल्चर, यानी कल्टीवेशन। तो एग्री मीन्स सॉइल और कल्चर मीन्स कल्टीवेशन है। सॉइल में कल्टीवेट करना मीन्स एग्रीकल्चर। कितना सिंपल मीनिंग है, देखिए बहुत अच्छा कनेक्ट करके उन्होंने वर्ड को बनाया है। एग्रीकल्चर जो होता है ये एक प्राइमरी एक्टिविटी है। इसमें ग्रोइंग होता है क्रॉप्स का, फ्रूट्स को ग्रो किया जाता है, वेजिटेबल्स को ग्रो किया जाता है, फ्लावर्स हो गए या फिर लाइव स्टॉक की रियरिंग हो गई, लाइव स्टॉक को पालना, ये सब यहाँ पे हो जाता है ना, भेड़ बकरियाँ या फिर गाय जो भी होंगे उन सबको। इन द वर्ल्ड 50% जो लोग हैं वो इसी एक्टिविटी में हम कहेंगे एंगेज्ड है। और इंडिया में तो उससे भी ज़्यादा 2/3 ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन जो है वो आज भी एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। यानी आप कह सकते हो लगभग, जैसे हम 2/3 भी पकड़े तो हम फिर भी कह सकते हैं कि मोर देन 66% लोग हैं जो हम कहेंगे कि एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है। लगभग 70% के आसपास आप कह सकते हो। तो ऐसी सब बातें एग्रीकल्चर की। तो एग्रीकल्चर जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक हम कह सकते हैं कि एक्टिविटी पता चल रही है। इसकी अगर बात करें तो इसके लिए फेवरेबल टोपोग्राफी होना चाहिए सॉइल की, और क्लाइमेट बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना। सॉइल जो है वो फर्टाइल होना चाहिए, सॉइल में कुछ मिनरल्स होना चाहिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। और क्लाइमेट जो होता है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी तो आपकी जो सॉइल है वो किसी क्रॉप को ग्रो कर पाएगी। तो लैंड जो होता है जिसमें क्रॉप को ग्रो किया जाता है उसको एरेबल लैंड कहा जाता है। ये चीज़ अच्छे से याद रखिएगा। एक और कंसेप्ट एरेबल लैंड, ये जैसे भी डेफिनेशन आती है ना इसको अपने नोट्स में लिख के रखना है। तो लैंड जिस पे क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं उसको एरेबल लैंड कहा जाता है। और मैप जो होगा, इन द मैप यू कैन सी दैट एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कॉन्सेंट्रेटेड इन दोज रीजन ऑफ द वर्ल्ड जहाँ पे ये जो फैक्टर्स होते हैं क्रॉप को ग्रो करने के वो अच्छे हैं, वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला, अच्छी सॉइल और अच्छा क्लाइमेट। तो अगर हम इस मैप पे देखें तो यहाँ पे आपको जो भी एरेबल लैंड दिख रही है शेडेड, इंडिया में तो देखिए कितनी सारी है। तो यहाँ जितनी भी आपको ये लैंड दिख रही है वो वही जगह है जहाँ पे क्लाइमेट भी अच्छा और सॉइल भी अच्छा है। तो इंडिया में तो बहुत सारी लैंड है। तो इंडिया में एग्रीकल्चर जो है वो इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी तो रहेगी ही, है ना। तो ये चीज़ें आपको और भी कुछ पता चलती हैं। फिर जब हम आगे आते हैं तो हमें देखने मिलता है कि कितनी अच्छी बातें यहाँ पे और भी लिखी है। देखिए, डू यू नो एग्रीकल्चर क्या होता है, ये उन्होंने कहा है। सेरिकल्चर क्या होता है, ये उन्होंने कहा है। पिसिकल्चर, विटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये सब चीज़ों के एग्जाम्पल उन्होंने, ये सब चीज़ों के डेफिनेशंस उन्होंने हमें बताई है। एग्रीकल्चर एक साइंस होता है और आर्ट होता है कल्टीवेशन का, किसी भी सॉइल पे क्रॉप्स को रेज करना या फिर हम कहेंगे लाइफ स्टॉक को रियरिंग करना, ये एग्रीकल्चर हो गया, है ना। इसको फार्मिंग भी कहा जाता है। यानी आपको यही पता है कि किसी क्रॉप को ग्रो करना या फिर हम कहेंगे कि कल्टीवेट करना या फिर हम कहेंगे लाइफ स्टॉक की रियरिंग करना, पशुपालन करना, ये सब चीज़ें एग्रीकल्चर में आती हैं। दूसरा आता है सेरिकल्चर, कल्चर से रिलेटेड ही चीज़ें हैं। अब यहाँ पे सिल्क वर्म्स जो होता है उसका रियरिंग करना और उससे फिर सिल्क बनाना, दैट इज सेरिकल्चर। ये भी फार्मर के इनकम को बहुत बड़ा एक तरह से सपोर्ट मिलता है। अगला आ गया पीसी कल्चर। पीसी कल्चर जो इट इज़ रिलेटेड टू ब्रीडिंग ऑफ फिश, है ना। टैंक्स या पॉन्ड्स में फिश की ब्रीडिंग करना, दैट इज पीसी कल्चर। फिर विटिकल्चर यानी ग्रेप्स को कल्टीवेट करना, दैट इज विटिकल्चर। और हॉर्टिकल्चर यानी वेजिटेबल, फ्लावर्स या फिर फ्रूट्स को कमर्शियल यूज के लिए ग्रो करना, दैट इज हॉर्टिकल्चर। इतने तरह तरह के कल्चर देखने मिलते हैं, बेहतरीन बात है कि नहीं। और भी आपको कुछ तरह के कल्चर मिलते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। चलिए आगे चलते हैं, फार्म सिस्टम को पढ़ते हैं। तो फार्म सिस्टम में सबसे पहले देखा गया तो एग्रीकल्चर या फार्मिंग जो होती है उसको एक सिस्टम करके भी देखा जा सकता है। पहली बात तो ये है। और इसमें कुछ इनपुट्स हमें जो डालना है वो सीड्स हमें डालना होगा। कोई भी चीज़ ग्रो करने के लिए सीड्स डालना होगा, उसमें फर्टिलाइजर्स डालना होगा, कुछ मशीन्स का यूज़ करना होगा और उसी के साथ साथ लेबर की ज़रूरत होगी। ये सब इनपुट्स होते हैं जो इनपुट्स के थ्रू हम कुछ तो भी ग्रो कर सकते हैं, एक आउटपुट निकाल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें लगती है, इसलिए उनको इनपुट कहते हैं। किसी भी
क्रॉप को ग्रो करने के लिए। बहुत सारे ऑपरेशंस जो होते हैं, अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि प्लोइंग करना पड़ता है लैंड का, है ना। प्लोइंग होने के बाद उसमें सोइंग होगी, बीज बोएंगे आप, इरिगेशन होगा, पानी देना, वीडिंग यानी जो भी घास है उसको निकालना, फिर हार्वेस्टिंग करना, फिर जो आपने बोया हुआ सीड है उसको निकालना, दैट इज़ हार्वेस्टिंग। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे देखते हैं। वैसे ही आउटपुट भी लगते हैं, जैसे हम कहेंगे क्रॉप्स आएंगे तो क्रॉप्स को आप बेचेंगे, वुल आपको मिलेगा, क्या क्या मिलता है, क्रॉप्स मिलेंगे, वुल मिलेंगे, डेयरी प्रोडक्ट्स मिलेंगे, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ये सब आपको आउटपुट मिलेगा। तो आपने कुछ इनपुट दिया, कुछ ऑपरेशंस किए और आपको मिला कुछ आउटपुट, यानी कुछ चीज़ें डाली, कुछ चीज़ें यहाँ पे आपने प्रोसेस की तो आपको मिला कुछ तो भी। ये चीज़ें आपको यहाँ पे पता चलती है, तो इसको फार्मिंग कहते हैं। इसमें बहुत अच्छे से दिया है, देखिए प्लोइंग और सोइंग और स्प्रे चल रहा है। तो इसमें क्या क्या आ रहा है, इनपुट जो है ये है, मशीनरी लगा, सीड लगा, केमिकल लगा, प्रोसेसिंग में प्लोइंग हो गया, सोइंग हो गया, स्प्रेइंग हो गया, 3 चीज़ें की प्रोसेसिंग, आउटपुट में उसको क्रॉप मिल गए। 3 चीज़ें यूज़ किया, उसने मेहनत की और उसको मिल गया आउटपुट। ठीक है, उसके अलावा फिजिकल इनपुट भी लगते हैं, जैसा अच्छा सनशाइन लगता है, रेनफॉल लगता है, सॉइल अच्छी लगती है, स्लोप बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, नॉर्मल स्लोप चलता है, टेम्परेचर बहुत अच्छा लगता है, ये सब होता है। उसके अलावा ह्यूमन इनपुट्स भी लगते हैं, स्टोरेज की फैसिलिटी होनी चाहिए, लेबर आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, मशीनरीज आपके पास होनी चाहिए और कुछ केमिकल्स भी होने चाहिए। ये सब करके ही आप किसी चीज़ को ग्रो करा सकते हो और आप आउटपुट्स को हासिल कर सकते हो। यहाँ पे टाइप्स ऑफ फार्मिंग होती है, यहाँ पे उन्होंने बताया है। फार्मिंग जो होती है प्रैक्टिस्ड इन वेरियस वेज अक्रॉस द वर्ल्ड, ये तो आपको पता है अलग अलग तरीके से। पिछले कुछ वीडियो में, पिछले कुछ लेक्चर्स में मैं आपके साथ स्लैश एंड बर्न वाला जो है वो डिस्कस कर चुका था। एक जगह को जला के छोड़ दिया जाता है, वो जितनी भी चीज़ें थी वो सब टाइप ऑफ फार्मिंग ही है। तो डिपेंडिंग अपॉन जोग्राफिकल कंडीशंस हम कहेंगे, डिमांड क्या है प्रोडक्ट, कौन से प्रोडक्ट की डिमांड है, लेबर कितने अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी कितनी है, फार्मिंग को क्लासिफाई किया जा सकता है 2 टाइप्स में। एक होती है सब्सिस्टेंस फार्मिंग और दूसरी होती है कमर्शियल फार्मिंग। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग क्या होता है ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये सब्सिस्टेंट फार्मिंग जो होती है ये एक टाइप ऑफ फार्मिंग होती है जिसको प्रैक्टिस किया जाता है टू मीट द नीड्स ऑफ फार्मर्स फैमिली। ठीक है, सब्सिस्टेंट फैमिली में कितना फार्मिंग करेंगे, सिर्फ उतना जिसमें वो फार्मर जो फार्मिंग कर रहा है उसके फैमिली का गुजारा हो जाए, जो भी क्रॉप्स आने वाले उसमें, यानी वो बेचने के लिए बाहर नहीं जाएगा। तो इसमें ट्रेडिशनली हम देखेंगे तो लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी लगती है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं क्योंकि बहुत कम प्रोडक्शन आपको लेना है। हाउस होल्ड ऑफ लेबर है ना, यही लगता है, तो घर के ही लोग काम कर दे वो भी काफ़ी हो जाता है और इससे हम छोटा सा आउटपुट निकाल सकते हैं। सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो होती है उसको आगे और क्लासिफाई किया जाता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस में और प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस में। अब इन दोनों को पढ़ लेते हैं। इंटेंसिव जो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होता है इसमें जो फार्मर होता है कल्टिवेट्स अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर्स। ठीक है, तो याद रखिएगा छोटे से प्लॉट पे फार्मिंग की जा रही है, उसमें जो टूल्स यूज किए जा रहे हैं वो बहुत सिंपल हैं और थोड़े से लेबर्स को वो यूज कर रहा है उसमें। क्लाइमेट जो होता है विथ लार्ज नंबर ऑफ डेज विथ सनशाइन एंड फर्टाइल सॉइल जो होती है, इसी के चलते ग्रोइंग जो होगी वो मोर देन 1 क्रॉप एनुअली एक ही प्लॉट पे लिया जा सकता है ना। तो सबसे पहले होगा क्लाइमेट विथ लार्ज नंबर ऑफ डेज, है ना, अच्छा क्लाइमेट काफ़ी दिन तक रहेगा, सनशाइन अच्छा रहेगा, सनरेज अच्छे से आ रही है, सॉइल फर्टाइल है, इस कारण एक प्लॉट पे एक से ज़्यादा क्रॉप्स लिए जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्रॉप्स अलग अलग लेने हैं तो उसके लिए क्लाइमेट और सनशाइन या फिर सॉइल जो है वो बहुत फर्टाइल होनी चाहिए। राइस जो है ये मेन क्रॉप होता है इसमें इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में, और बाकी क्रॉप्स जो लिए जाते हैं वो वीट है, मीज है, पोल्सेस है और ऑयल सीड्स है, ये सब क्रॉप्स भी लिए जाते हैं। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जो होता है वो थिकली पॉपुलेटेड एरियाज में आपको देखने मिलता है, मॉनसून रीजन्स जैसे हम कहेंगे ऑफ साउथ, साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया में। ठीक है, तो यही है जहाँ पे पॉपुलेशन जो होगी वो ज़्यादा होगी ऐसे एरिया में, है ना, मॉनसून रीजन्स के हम कहेंगे साउथ में, है ना, एरिया ऑफ द मॉनसून रीजन ऑफ साउथ में, साउथ ईस्ट में और ईस्ट एशिया में आपको ज़्यादातर ये इंटेंसिव सब्सिस्टेंट फार्मिंग देखने मिलती है। तो याद रखिएगा इसमें क्या होता है, फार्मर छोटे से प्लॉट पे सिंपल टूल्स और ज़्यादा लेबर का यूज़ करके काम करता है, ये इंटेंसिव हो गई। दूसरी प्रिमिटिव हो गई। प्रिमिटिव में शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग होती हैं। प्रिमिटिव यानी पहले के टाइम में जो होती थी उस तरह की चीज़ें, जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि अमेजॉन फॉरेस्ट में किस तरह से ये चल रही थी शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस में हम कहेंगे कि क्या करेंगे, सबसे पहले शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग।
शिफ्टिंग कल्टीवेशन में आपको बता चुका हूँ। सबसे पहले जैसे कि मैं आपको जैसे बताया था वही चीज़ें आपको फिर से बताता हूँ। देखिए बहुत सिंपल है, एक लैंड है, फॉर एग्जांपल इस लैंड में फॉरेस्ट है, इसमें बहुत सारे ट्रीज़ है, इन ट्रीज़ को स्लैश एंड बर्न किया जाता है। इनको क्या करेंगे, सबसे पहले काट देंगे, काट देने के बाद इसके जो भी थोड़ा सा रिमेंट्स रहेंगे छोटे छोटे, इसको क्या कर देंगे, जला देंगे। इसको आग लगा दी है, आग लगा देने के बाद अब ये चीज़ें जल जाएगी और जल के ये लैंड जो है ये क्लियर हो जाएगी, यहाँ का फॉरेस्ट कुछ टाइम बाद क्लियर हो जाएगा और यहाँ पे बचेगी सिर्फ एशेस। एशेस बचने के कारण एशेस से इस सॉइल को मिलेगा न्यूट्रिएंट और यहाँ पे शुरू कर देंगे ये लोग फार्मिंग। ऐसा किया जाता है, हम कहेंगे शिफ्टिंग में। फिर ये लैंड का यूज़ कर दिया, ये लैंड को तब तक यूज़ किया जाएगा जब तक ये फर्टाइल है। फर्टिलिटी ख़त्म होने के बाद ये इसको शिफ्ट कर देंगे एग्रीकल्चर को दूसरी जगह जाएंगे, वहाँ पे फॉरेस्ट होगा, फॉरेस्ट को काटेंगे और सेम प्रोसीजर यहाँ भी शुरू कर देंगे और ये एक जगह से दूसरी जगह क्या कर जाएंगे, शिफ्ट कर जाएंगे। इसी को शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता है। ठीक है, पिछले कुछ लेक्चर्स में मैंने आपके साथ डिस्कस किया ही था। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो होता है इट्स प्रैक्टिस्ड इन थिकली फॉरेस्टेड एरिया ऑफ अमेजॉन बेसिन। मैंने बताया फॉरेस्ट को जला रहे तो फॉरेस्ट की ज़रूरत होगी, है ना, तो उसको शिफ्ट करते जाते हैं। ट्रॉपिकल अफ्रीका तो मैंने डिटेल में डिस्कस किया था पिछले वक्त, इसलिए मैंने अभी आपको ये ऊपर बताया, बट आई होप जो पहली बार भी देख रहे हैं उनको भी ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगला है पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ ईस्ट एशिया, इसमें इसको प्रैक्टिस किया जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। सो हम कहेंगे दीज आर द एरियाज ऑफ हेवी रेनफॉल, थिक रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन। तो यहाँ रीजनरेशन भी होता है। देखिए कैसा होगा, मैंने जैसे बताया ना कि ये लैंड थी, इसको आपने यूज़ कर दिया, दूसरे लैंड पे शिफ्ट हो गया, अब यहाँ पे आपने एग्रीकल्चर शुरू कर दिया। ये जो लैंड थी इसकी फर्टिलिटी जा चुकी थी, अब फिर से रेनफॉल आया और यहाँ पे कुछ वेजिटेशन फिर से ग्रो कर दिया। कुछ टाइम बाद आप फिर से कुछ टाइम बाद इस पर शिफ्ट हो सकते हो, फिर से इधर आओगे, ये इसको काटोगे, इसको जलाओगे और फिर से यहाँ एग्रीकल्चर शुरू कर दोगे, क्योंकि एशेस से ये फिर से इसको न्यूट्रिएंट्स मिल गए और ये फिर से फर्टाइल होगी। ऐसी चीज़ें चलती ही रहेगी। तो हम कहेंगे जहाँ पे अच्छा रेनफॉल है वहाँ अ प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाय फेलिंग ऑफ ट्रीज। मैंने जैसे बताया ट्रीज को काट दिया जाएगा, जला दिया जाएगा। एशेस जो होगी फिर वो सॉइल में मिक्स हो जाएगी और क्रॉप्स जैसे कि मीज हो गया, यम हो गया, पोटैटो हो गया, कैसावा हो गया, ये सब ग्रो किए जाते हैं। जैसे सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो गई, लैंड को छोड़ दिया जाता है और दूसरी जगह मूव कर देते हैं दूसरे प्लॉट पे, है ना। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, मैंने अभी आपको समझा भी दिया है। डू यू नो जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, कल्टीवेशन है, इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसको झूमिंग कहा जाता है, मिल्पा इसे मेक्सिको में कहा जाता है, रोका इसे ब्राज़ील में कहा जाता है, लैंडांग इसको मलेशिया में कहा जाता है। तो ये पुरानी टेक्निक्स, इसलिए प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर और इंटेंसिव में आप देख रहे हैं कि टूल्स और थोड़ा सा लेबर्स का भी यूज़ कर रहे हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन आपने देख लिया। दूसरा इसमें आता है नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग जो होती है इसको प्रैक्टिस किया जाए। हर्डिंग यानी वही है पशु को लेके जाना। तो नोमैडिक हर्डिंग जो होता है इसको सेमी एरिड और एरिड रीजन में, यानी यहाँ पे हम कहेंगे कि वेजिटेशन कम है, यहाँ पे हम कहेंगे डेजर्ट जैसे एरियाज़ होते हैं, सेमी एरिड और एरिड, जैसे सहारा हो गया, सेंट्रल एशिया हो गया, कुछ पार्ट्स इंडिया के जैसे राजस्थान एक डेजर्ट है, हॉट डेजर्ट, जम्मू एंड कश्मीर है कोल्ड डेजर्ट, यहाँ पे हर्डिंग चलती है। यहाँ पे वेजिटेशन ही नहीं आते है तो वेजिटेशन ग्रो करके क्या करेंगे, तो यहाँ पे ये लोग करते हैं हर्डिंग। तो यहाँ हर्डिंग की जाएगी। हर्डिंग में हम कहेंगे इन दिस टाइप फार्मर जो है या हर्ड्समैन जो होते हैं ये प्लेस टू प्लेस मूव करते हैं अपने एनिमल्स को लेके, जहाँ पे उनको फॉडर्स यानी चारा मिल जाता है, जहाँ पानी मिल जाता है, उसी रूट से ये जाते रहते हैं अपने एनिमल्स को लेके। तो ये आना जाना करते रहते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ मूवमेंट अराइजेस इन रेस्पॉन्स टू क्लाइमेटिक कॉन्स्टेंट्स एंड टेरेन, है ना। तो जहाँ पे फिर जो क्लाइमेट इन एनिमल्स को सूट करता है या फिर क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जहाँ पे फॉडर अवेलेबल हो जाता है, वैसे वो प्लेसेस से एक जगह पे दूसरी जगह जाते रहते हैं। जो एनिमल्स इनके पास होते हैं वो होते हैं शिप, कैमल, यैक, गोट और मोस्ट कॉमनली इनको रियर किया जाता है यही इन लोगों को। ये हम कहेंगे तो ये क्या क्या देते हैं, मिल्क देते हैं जिसका ये कुछ व्यापार कर सकते हैं या इनका भी गुजारा उसमें हो जाता है। मीट मिलता है इनको उनसे, वुल मिलता है, हाइड्स मिलते हैं और बाकी भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं हर्डर्स और उनके फैमिली को। तो जैसे आप कुछ लोग खेती पर डिपेंड है, वैसे कुछ लोग हर्डिंग पर डिपेंड होते हैं, है ना। तो हम कहेंगे कि ये कुछ चीज़ें यहाँ पे हासिल हो जाती है। इस तरह की हर्डिंग जो है ये भी कुछ पुरानी टेक्निक्स हैं, है ना। तो कभी आपको अगर ये सवाल आता होगा मन में कि हाइड्स जो मैं हर बार आपको बोलते रहता हूँ ये होता क्या है, तो इसका मतलब होता है स्किन, एनिमल की स्किन जो होता है उसके भी काफ़ी यूजेस होते हैं, तो वो भी मिलता है, लेदर वेदर उससे बन सकते हैं। तो ये हो गए दो प्रिमिटिव, हम कहेंगे
सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। जैसे हमने देखा कि हमने टाइप्स ऑफ फार्मिंग जो होते हैं वो यहाँ पे निकाले थे। टाइप्स ऑफ फार्मिंग मैं आपको एक फ्लो चार्ट में भी बना के देता हूँ ताकि आपको ये ऑर्गेनाइज पैटर्न में पता रहे। हम देख रहे थे टाइप्स ऑफ फार्मिंग। टाइप्स ऑफ फार्मिंग में जब आप आए तो आपको दो टाइप देखने मिले, सबसिस्टेंस, और जो दूसरा आपको देखने मिला वो है कमर्शियल। देखने मिलने वाला है, कमर्शियल अभी हमने पढ़ा नहीं है। सबसिस्टेंस और कमर्शियल, सबसिस्टेंस में हमने दो टाइप में डिवाइड किया था, एक था इंटेंसिव और दूसरा जो है वो है प्रिमिटिव। इसके बाद प्रिमिटिव भी और दो तरह के हमने पढ़े, एक था शिफ्टिंग और एक था नोमैडिक हर्डिंग। ये हो गया, इस तरह से फ्लो चार्ट बनते जाते हैं। अब हम कमर्शियल फार्मिंग को पढ़ेंगे। कमर्शियल फार्मिंग जो होता है उसमें और भी तरह के होते हैं, है ना, तो वो और भी कौन कौन से हैं ये भी हम देखेंगे। फिर हम इन फ्लो चार्ट में और भी चीज़ें ऐड करते रहेंगे जैसे जैसे आपको देखने मिलेगा। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं कमर्शियल फार्मिंग को। पहले कमर्शियल फार्मिंग में जब आप आते हैं, टाइप्स ऑफ फार्मिंग में ही कमर्शियल फार्मिंग, तो जैसे आपने देखा कि ये जो सबसिस्टेंस फार्मिंग थी ये सिर्फ फैमिली के लिए ग्रो किया जाता है, जबकि कमर्शियल नाम से ही पता चल रहा है मार्केट में बेचने के लिए भी होती होगी। इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रियर्ड फॉर सेल इन मार्केट। ठीक है, मार्केट के लिए। द एरिया कल्टिवेटेड एंड अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज्ड इज लार्ज। तो बड़ा एरिया में करना पड़ेगा, पहले छोटे प्लॉट में चल जाता था क्योंकि सिर्फ घर वालों का सवाल था। अब तो बड़ी जगह लगेगी क्योंकि बहुत सारे मार्केट में भी बेचना है आपको। तो जितना भी वर्क होता है ये मशीन से किया जाता है, हम कहेंगे कमर्शियल फार्मिंग में। कमर्शियल फार्मिंग जो होती है उसमें कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग भी आती है, मिक्स्ड फार्मिंग होती है, या प्लांटेशन हम कहेंगे एग्रीकल्चर होता है। तो आप देख रहे हैं तीन तरह के हम देख रहे हैं, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग और प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ये तीन आपको यहाँ पे देखने मिल रहे हैं। तो इन तीनों को अभी हमें यहाँ पे पढ़ने हैं, तो इन तीनों को फ्लो चार्ट में ऐड कर देते हैं। आप लोग अपने नोट्स के फ्लो चार्ट में कीजिए, मैं यहाँ पे स्लाइड्स पे ऐड करते जाता हूँ, हम सब साथ में वर्क कर ही रहे हैं। कमर्शियल की अगर बात करें तो कमर्शियल में आता है कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, दूसरा हम यहाँ पे देखते हैं वो है मिक्स्ड फार्मिंग, और तीसरा जो आता है वो है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। 1 2 3। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें और भी आपको मिल गई। चलिए एक एक करके इनको क्लियर कर लेते हैं, रास्ता साफ कर लेते हैं अपना। सबसे पहले अगर आते हैं तो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्या होती है। इन कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग जो क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है वो कमर्शियल पर्पज़ के लिए ही होता है, और यहाँ ग्रेन को लाया जा रहा है, यानी बेचने के लिए मार्केट में ग्रेन को लाया जाता है। वीट और मेज जो होते हैं ये कॉमनली कमर्शियल ग्रोन ग्रेन्स है ना, तो ये ग्रेन होते हैं जैसे हम कहेंगे। और मेजर एरिया जो है जहाँ पे कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग चलती है वो टेम्परेट ग्रासलैंड है, नॉर्थ अमेरिका के टेम्परेट रीजन, ट्रॉपिकल रीजन के ऊपर का रीजन टेम्परेट रीजन होता है। तो नॉर्थ अमेरिका को मैप में देखना है। वैसे आपको अभी आजकल बताने की ज़रूरत तो पड़ती नहीं है, क्योंकि जैसे आपको पता है कि मेरा लेक्चर आ गया, आप लोग एटलास लेके बिल्कुल रेडी रहते हो। तो एटलास के साथ साथ आप देखते हो कि यहाँ पे टेम्परेट ग्रासलैंड नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप और एशिया में देखने मिलते हैं, वहाँ पे आपको कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग देखने मिलेगी। ये जो एरियाज है ये स्पार्सली पॉपुलेटेड है यहाँ पे बड़ी बड़ी फार्म्स है जो हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर में है ना, तो यही आपको देखने मिलेगा कि बड़े बड़े फार्म्स हैं। यहाँ विंटर जो होते हैं सीवियर होते हैं, इसलिए ग्रोइंग सीजन जो होते हैं ये कम होते हैं, एक ही क्रॉप आप ले सकते हो पूरे साल में, ये भी यहाँ देखने मिलता है। तो वो ग्रेन को लेते हैं और उसको मार्केट में बेचते हैं, इसलिए कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग हो जाती है। उसके बाद मिक्स्ड फार्मिंग, और आपको देख रहे ग्रेन यानी आप ज़्यादा ग्रेन्स नहीं ले पा रहे, इसलिए वो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग हो गई। जबकि अगर आप ज़्यादा ले सकते हो तो इसको मिक्स्ड फार्मिंग कहा जा सकता है। मिक्स्ड फार्मिंग में लैंड का यूज़ किया जाता है फॉर ग्रोइंग फूड, फॉडर क्रॉप्स, रियरिंग लाइफ स्टॉक, आप सब कुछ कर सकते हो, है ना, एक ही चीज़ नहीं है, सब चीज़ें मिक्स कर सकते हो आप। वहाँ पे आपके फार्म पे लाइफ स्टॉक्स भी रहेंगे, बकरियाँ या फिर गाय भैंस ये भी रह सकते हैं। फॉडर क्रॉप्स भी आप ग्रो कर सकते हो जो इनके चरने के लिए अच्छे रहेंगे, और उसके साथ साथ आप ग्रोइंग फूड भी आप इसमें ले सकते हो। तो इस तरह की जो प्रैक्टिसेस है यूरोप में, ईस्टर्न यूएसए में, अर्जेंटीना में, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में चलती है। कमर्शियल का पार्ट है तो मार्केट में बेचने के लिए ही किया जाता है। अगला आपको ये बता दूं कि प्लांटेशन,
प्लांटेशन ये भी एक कमर्शियल फार्मिंग है जिसमें कुछ चीज़ों के प्लांटेशंस किए जाते हैं। यहाँ पे सिंगल क्रॉप लिए जाते हैं, जैसे टी के लिए होगा, कॉफ़ी के लिए होगा, शुगर केन हो गया, कैश्यू हो गया, रबर हो गया, बनाना हो गया या कॉटन हो गया, इनको ग्रो किया जाता है। ये सब यहाँ पे रहेंगे मार्केट में बेचने के लिए। तो लार्ज अमाउंट जो होते हैं उसके लिए लेबर लगते हैं, बहुत सारे लेबर लगते हैं, बहुत कैपिटल लगता है, पैसा लगाना पड़ता है, मशीन्स लगानी पड़ती है, बहुत सारा खर्चा भी करना पड़ता है, तब आपको अच्छा प्रोड्यूस मिलता है जिसको बेच के आप अच्छा पैसा भी कमा सकते हो। तो जो प्रोड्यूस होता है इसको प्रोसेस करते हैं फार्म पे ही, ठीक है, बाहर नहीं, फार्म पे ही प्रोसेस होगा। या फिर जैसे हम कहेंगे कि अब जैसा कॉटन है, कॉटन तो फार्म पे नहीं हो पाएगा, बनाना हो जाएगा, तो कॉटन के लिए फिर नियर बाय फैक्ट्रीज होती है, पास में फैक्ट्रीज होती है, वहाँ पे लेके जाते हैं, वहाँ पे उसकी प्रोसेसिंग होती है। फिर यहाँ पे हम कहेंगे कि द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, ये ज़रूरी है इस टाइप के फार्मिंग के लिए, क्योंकि आप इसकी प्रोसेसिंग करोगे किसी जगह ले जाके, वहाँ उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, फिर उसको ले जाके मार्केट में बेचोगे, तो इस तरह की चीज़ें आपको लगती हैं। तो मेजर प्लांटेशंस जो होते हैं जो ट्रॉपिकल रीजन्स में ही आपको देखने मिलते हैं वर्ल्ड के, इंडिया भी ट्रॉपिकल रीजन में ही आता है। तो रबर मलेशिया में बहुत ज़्यादा, कॉफ़ी ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा, वैसे ही टी जो है इंडिया में ज़्यादा और श्रीलंका में ज़्यादा, ये कुछ एग्जाम्पल्स है। ट्रॉपिकल यानी तो वो रीजन होता है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आता है, वो होता है ट्रॉपिकल रीजन। यहाँ पे आपको प्लांटेशंस ज़्यादा देखने मिलते हैं। उसके बाद आगे हमें जो पढ़ना है, तो अब उसके पहले या फ्लो चार्ट में आ जाते हैं। फ्लो चार्ट में आप देखेंगे तो हमने ये चीज़ें देख ली हैं। टाइप्स ऑफ फार्मिंग, जिसमें हमने सबसिस्टेंस देखा, छोटे लैंड पे की जाती है और हम कहेंगे कम टूल्स के साथ, और ये सब इंटेंसिव हो जाता है फिर। और प्रिमिटिव अगर देखा गया तो उसमें शिफ्टिंग और हर्डिंग की जाती है। कमर्शियल मार्केट में बेचने के लिए की जाती है, ये सिर्फ आपके घर का गुजारा निकल जाए इसलिए की जाती है। ये मार्केट में बेचने के लिए तो ग्रेन को किया जाएगा सिर्फ, तो ग्रेन फार्मिंग। मिक्स है सब कुछ तो उसको मिक्स फार्मिंग। और प्लांटेशन है, उसमें हम कहेंगे कॉफ़ी, टी, रबर या फिर बनाना एट्सेट्रा ये सब चीज़ें ली जाती हैं। तो ये आपका फ्लो चार्ट जो होता है ये यहाँ पे क्लियर हो जाता है। फिर हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमें और भी चीज़ें यहाँ पे देखने मिलती हैं। अब उन्होंने हमें जो पढ़ाना चाह रहे हैं वो है मेजर क्रॉप्स। अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से मेजर क्रॉप्स आपको देखने मिलते हैं पूरे वर्ल्ड में। तो यहाँ पे अगर मेजर क्रॉप्स की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि लार्ज वेराइटी ऑफ क्रॉप्स जो होते हैं वो ग्रो किए जाते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। जैसी पॉपुलेशन वैसे क्रॉप्स को ग्रो करना पड़ेगा। क्रॉप्स जो होते हैं वो रॉ मटेरियल भी देते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को, है ना। जैसे अगर मुझे कपड़े बनाना है, उसकी इंडस्ट्री है तो कॉटन की ज़रूरत है ना। तो अगर कुछ अलग चीज़ें बनानी है तो उसकी ज़रूरत रहेगी। तो ऐसे ऐसे हम कहेंगे कि अलग अलग इंडस्ट्री को इसकी ज़रूरत होती है। और मेजर फूड क्रॉप्स जो लिए जाते हैं वो है वीट, राइस, मेज और मिलेट्स सबसे ज़्यादा। जूट और कॉटन जो होता है फाइबर क्रॉप्स हैं, ठीक है, इसको आप खा नहीं सकते, ये तो अलग बात है। और इम्पॉर्टेंट बेवरेजेस जैसे है वो चाय और कॉफ़ी है, यानी हम कहेंगे टी और कॉफ़ी होती है, ये भी आपको देखने मिलते हैं। अब एक एक करके कुछ क्रॉप्स के बारे में इन्होंने बताया है। सबसे पहले बात कर रहे हैं राइस की। राइस ये मेजर फूड क्रॉप है पूरे वर्ल्ड में, सबसे ज़्यादा जिसकी ज़रूरत होती है। और हम कहेंगे ये स्टेपल डाइट है ऑफ ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन के लोगों का। ट्रॉपिकल और इंडिया भी वैसे ट्रॉपिकल में आता है और सब ट्रॉपिकल में भी आता है, तो यहाँ के लोगों को राइस का जो है वो तो बहुत ज़्यादा लगता ही है। तो राइस एक तरह से हम कहेंगे स्टेपल फूड होता है। और स्टेपल फूड होने के अलावा हम कहेंगे कि ये स्टेपल यानी क्या मीनिंग आप तो जानते होंगे ना, जिसको काफ़ी बार खाया जाता है हमेशा, ऐसा फूड को स्टेपल फूड कहा जाता है। तो राइस को कैसा टेम्परेचर लगता है? राइस को हाई टेम्परेचर लगता है, हाई ह्यूमिडिटी लगती है और रेनफॉल अच्छा लगता है। किस क्रॉप को क्या अच्छा लगता है ये याद रखिएगा, काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। राइस के लिए हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी और रेनफॉल की ज़रूरत है। वो सबसे अच्छा एल्यूवियल हम कहेंगे क्लेई सॉइल में आता है, यानी जो नदियों के आसपास की सॉइल है या जो पानी से भरी हुई सॉइल है, जहाँ कीचड़ अच्छा है, वहाँ पे अच्छे से आता है। देखिए इस तरह की राइस कल्टीवेशन की आप पिक्चर आपको दिखाइए, इसमें आप देख ही सकते हो कि यहाँ क्लेई सॉइल है, ठीक है, ये वहाँ पे आता है। उसके अलावा आपको ये भी बताऊँ कि हम कहेंगे कि ऐसी सॉइल की ज़रूरत है जो वाटर को रिटेन करती है, वाटर को पकड़ के रखती है। चाइना जो है ये लीड कर रहा है प्रोडक्शन ऑफ राइस में। उसके बाद इंडिया का नंबर आता है, फिर जापान का नंबर आता है, श्रीलंका का आता है और इजिप्ट का आता है। फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस की अगर बात की जाए तो हम कहेंगे कि सबसे अच्छी कंडीशंस वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में देखने मिलती हैं।
हम कहेंगे 2 to 3 क्रॉप्स जो है वो साल भर में ये लोग ग्रो कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम कहेंगे कि वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में राइस जो है उसकी बहुत अच्छे से खेती की जाती है। ये है। उसके बाद आते हैं वीट। वीट की अगर बात करें तो वीट जो है उसके लिए मॉडरेट टेम्परेचर लगता है। जैसे राइस के लिए अगर देखा गया तो हाई टेम्परेचर लगता है, और यहाँ पे रेनफॉल भी वैसा ही लगता है। तो वो राइस के लिए टेम्परेचर और रेनफॉल जो है मॉडरेट ही लगेगा। और हम कहेंगे कि ब्राइट सनशाइन भी लगता है हार्वेस्टिंग के टाइम पे। ग्रो करने के टाइम पे रेनफॉल और टेम्परेचर अच्छा होना चाहिए, और उसको हार्वेस्ट करने के टाइम पे यानी जब आप उस क्रॉप को आप निकालोगे वापस, तो उसके लिए आपको सनशाइन अच्छा लगता है। हम कहेंगे कि वो वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल में भी आता है, जिसमें बहुत ज़्यादा कीचड़ वाली सॉइल नहीं रही, वहाँ भी हो ये आ जाता है। वीट जो होता है एक्सटेंसिवली यूएसए में, कनाडा में, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में लिया जाता है। इंडिया में इसको विंटर में ग्रो किया जाता है। देखिए ये और ये इसमें फ़र्क देखिए, यहाँ ज़्यादा पानी वाला है, यहाँ ज़्यादा पानी वाला की ज़रूरत नहीं है। तो वीट जो होता है ये इंडिया में लिया जाता है, ग्रो किया जाता है विंटर में, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसको राइस को जैसा टेम्परेचर लगता है ना, हम कहेंगे कि काफ़ी मॉडरेट, वो आपको विंटर में मिल जाता है। उसके बाद आगे आते हैं मिलेट्स। मिलेट्स की अगर बात करें तो हम कहेंगे इट इज़ ऑल्सो नोन एज कोर्स ग्रेन एंड कैन बी ग्रोन ऑन लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल। तो इसके लिए बहुत फर्टाइल सॉइल नहीं रही तो भी आपके मिलेट आ जाते हैं, बहुत फर्टाइल सॉइल की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सैंडी सॉइल में भी ये आ जाता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हम कह सकते हैं। और जैसे मैंने यहाँ पे आपको कहा कि ये जो होता है ये एक तरह से कोर्स ग्रेन है। कोर्स ग्रेन के अगर मीनिंग करें तो ये यानी सीरियल जो होते हैं ना, सीरियल ग्रेन्स, यानी वीट और राइस को छोड़ के और भी सीरियल ग्रेन्स है, उसमें से एक है। तो यही है मिलेट, इसको कोर्स ग्रेन कहा जाता है, ठीक है। सो ये सब चीज़ें आपको देखने यहाँ पे मिलती हैं। अब अगली बात जो है वो ऐसी है यहाँ पे कि ये एक हार्डी क्रॉप है दैट नीड्स लो रेनफॉल। ये देखिए रेनफॉल इसको और कम लग रहा है, एंड हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर। अब देखिए ज़्यादा टेम्परेचर यानी हम कहेंगे कि हाई टेम्परेचर वाला राइस, फिर मॉडरेट टेम्परेचर, और ये ज़्यादा से लेके मॉडरेट टेम्परेचर तक के इसमें मिलेट। यहाँ पे जो रेनफॉल होता है ये आपको बहुत कम लगता है। और एक चीज़ याद रखिएगा, इसके लिए अच्छा टेबल बना के रखिएगा। जैसे लिखिएगा, एक टेबल में कॉलम लिखिएगा कि क्रॉप कौन सा, अगला लिखिएगा किस तरह का टेम्परेचर, आगे लिखिएगा रेनफॉल और किस तरह की सॉइल, जिससे आपको ये कंपेयर करने में बहुत अच्छा होगा। और इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आया तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। एडिक्वेट रेनफॉल लगता है। ज्वार, बाजरा, रागी जो होता है उसको ग्रो किया जा सकता है इंडिया में। बाकी कंट्रीज जो है वो है नाइजीरिया हम कहेंगे, चाइना हो गया, नाइगर हो गया, यहाँ पे भी हम कहेंगे मिलेट को लिया जाता है। तो हम आगे आएंगे तो आगे आपको देखने में देखिए बाजरा कल्टीवेशन मिलेट्स का यहाँ पे आपको देखने मिलता है। आगे अगर आते हैं हम तो मेज़ को देखने मिलता है। तो मेज़ जो होता है इट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, याद रखिएगा। इसको रेनफॉल भी लगता है और बहुत सारा सनशाइन लगता है। इट नीड्स वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल, है ना। तो इसमें कोई जैसे कीचड़ वाली सॉइल नहीं लगती है, वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल लगती है इसको। जैसे कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल नहीं रही तो भी चल जाता है, बट इसको तो फर्टाइल सॉइल लगती है। मेज जो होता है वो ग्रो कर जाता है नॉर्थ अमेरिका में, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया और मेक्सिको में। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे मेज़ के बारे में पता चलती हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा एक फैक्ट लिखा है अबाउट द मेज़। मेज़ जो होता है इसको हम कहेंगे, इसको इज ऑल्सो नोन एज कॉर्न, इसको कॉर्न भी कहा जाता है। वेरियस कलरफुल वेराइटीज जो है मेज़ के वो पूरे वर्ल्ड में आपको मिल जाते हैं इस तरह के। देखिए कॉर्न ये हो गया। अगला हो गया कॉटन। कॉटन जो होता है उसको हाई टेम्परेचर लगता है, लाइट रेनफॉल लगता है, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज लगते हैं, है ना। आप यहाँ कहेंगे ठंडी के बिना वाले दिन कितने लगते हैं, 210 दिन लगते हैं, और ब्राइट सनशाइन भी लगता है इसके ग्रोथ के लिए। ये सबसे अच्छा देखना चाहते हो तो ये ब्लैक सॉइल पे और एलिवियल सॉइल पे बहुत अच्छा आता है। नदियों के पास के सॉइल या फिर हम कहेंगे ब्लैक सॉइल, इस पे बहुत अच्छा आ सकता है। चाइना हो गया, यूएसए हो गया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान, ब्राज़ील हो गया, इजिप्ट हो गया, ये लीडिंग प्रोड्यूसर्स है कॉटन के। और हम कहेंगे ये एक रॉ मटेरियल है फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसी से तो कपड़ा बनेगा, कॉटन के बिना कपड़ा बनना भी मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे पता चलती हैं। ये पता चलने के बाद जब हम आगे आते हैं तो हमें एक और चीज़ पता चलती है, जूट। जूट जो होता है, जूट वॉज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर।
यहाँ अगर देखा गया तो इट ग्रोज वेल ऑन एल्यूवियल सॉइल, इसको याद रखेगा, इसको गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कभी कभी आपको क्वेश्चन में पूछते हैं और नीचे ऑप्शन भी देते हैं, उसमें जूट लिखा होगा और जूट ही इसका सही जवाब होगा। इसके लिए एल्यूवियल सॉइल लगती है, नदियों के आसपास की सॉइल। इसके लिए हाई टेम्परेचर लगता है, हेवी रेनफॉल लगता है, ह्यूमिड क्लाइमेट लगता है, और ये जो क्रॉप होता है ये हम कहेंगे ट्रॉपिकल एरियाज़ में ग्रो करता है। इंडिया बांग्लादेश जो है ये लीडिंग प्रोड्यूसर है जूट के, ये यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो उन्होंने दिया है वो है कॉफ़ी। कॉफ़ी की बात करें तो कॉफ़ी को एक वार्म और वेट क्लाइमेट लगता है और वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल लगती हैं। इसके लिए हिली स्लोप्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सूटेबल होते हैं, हिली स्लोप्स पे इसको अच्छे से लिया जा सकता है, इसलिए आपको हिली स्लोप्स पे ज़्यादातर कॉफ़ी के प्लांटेशन मिलेंगे। ब्राज़ील जो होता है ये लीडिंग प्रोड्यूसर है, उसके बाद कोलंबिया और इंडिया आता है। ये है कॉफ़ी के प्लांटेशन, इस तरह से होते हैं। कॉफ़ी के बारे में एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया है कि हु डिस्कवर्ड द कॉफ़ी, किसने कॉफ़ी को डिस्कवर किया। इसका अगर देखा गया तो अलग अलग वर्जन से अबाउट डिस्कवरी ऑफ कॉफ़ी। इन अबाउट 850 AD की बात है। कैल्डी जो है एक अरब गोट हर्डर थे, हु वॉज पजल्ड बाय क्वीर एंटिक्स विथ हिज फ्लॉक टेस्टेड एट द बेरीज ऑफ द एवरग्रीन ब्लश ऑन विच गोट्स वर फीडिंग, है ना। तो वो गोट्स को चराने गए थे, अब उन्होंने देखा कि कुछ तो भी यहाँ पे कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, उसमें उनको कुछ बेरी दिखी, उन्होंने वो बेरी जो होता है वो उन्होंने उसको टेस्ट करके देखा। जब उनको ये पता चला टेस्ट करने का, उन्होंने एक्सपीरियंसेस अ सेंस ऑफ एक्सिलरेशन, ही प्रोक्लेम्ड दैट हिज डिस्कवरी ऑफ टू द वर्ल्ड, है ना। फिर उन्होंने ये डिस्कवरी बताई। अब उनको जो सेंस मिला वो मिला है एक्सिलरेशन का। अब एक्सिलरेशन यानी आप तो जानते ही होंगे, है ना, तो या फिर नहीं भी तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि बहुत खुशी मिलना वो खाने के बाद, या फिर बहुत थ्रिलिंग लगना, जैसे कॉफ़ी आप पीते हो तो बहुत अच्छा लगता है एक तरह से, बहुत हम कहेंगे कि फील जो होती है कॉफ़ी की, आपकी नींद उड़ा देगी या जैसा भी है लोग कहते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पे आपको देखने मिलता है ना। तो यहाँ पे इस तरह के एक्सपीरियंस उनको मिले और ये एक्सपीरियंस को उन्होंने शेयर किया, और यही जो शेयर्ड एक्सपीरियंस थे इससे कॉफ़ी जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी में एक मानी गई, ये इन्होंने यहाँ पे बनाई थी, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हम आगे आते हैं तो उसके बाद हम टी के बारे में पढ़ते हैं, चाय के बारे में। टी की अगर बात करें तो टी एक बेवरेज क्रॉप है जिसको प्लांटेशंस पे लिया जाता है। इसके लिए टी को ग्रो करने के लिए कूल क्लाइमेट लगता है और हेवी रेनफॉल यहाँ पे लगता है पूरे साल भर में, ठीक है। तो इसके जो ट्रीज़ होते हैं वो ग्रो करेंगे, इसके टीथ से ही तो चाय पत्ती जो होती है वही, उसी से फिर चाय बनाई जाती है, चाय को पिया जाता है। तो ये भी बहुत अलग सा एक इन्वेंशन, हम कहेंगे डिस्कवरी थी। चाय तो बहुत सारे वर्ल्ड में इसको कंज्यूम किया जाता है। इट नीड वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल इसको लगती है, स्लोप्स भी इसको लगते हैं बट जेंटल स्लोप लगते हैं, बहुत अच्छे से वहाँ ग्रो करते हैं। लेबर भी इसके लिए बहुत सारे लगते हैं क्योंकि चाय की पत्तियाँ तो उड़नी होती है, उसके लिए बहुत लेबर लगते हैं। और चाय सबसे ज़्यादा जो देखने मिलती है वो केनिया में, इंडिया में, चाइना, श्रीलंका में सबसे बेस्ट क्वालिटी ऑफ टी जो है पूरे वर्ल्ड की वो प्रोड्यूस की जाती है। इस तरह से हमें टी के कुछ प्लांटेशन पूरे वर्ल्ड में देखने मिलते हैं। सो यहाँ तक आपने पूरे क्रॉप्स को पढ़ लिया। जो क्रॉप्स आपने पढ़े वो आपने राइस से शुरू किया, उसके बाद वीट पढ़ा, मिलेट पढ़ा, मेज पढ़ा, कॉटन पढ़ा, जूट पढ़ा, कॉफ़ी पढ़ा और टी पढ़ा। आपको पहली बता दो इस पर क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार क्वेश्चन देखे, नॉर्मल एग्जाम्स में तो छोड़ दो, यूपीएससी में भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको याद रखने का एक तरीका है, आपको इसके लिए एक टेबल बना के रखना होगा। उस टेबल में जो बेसिक चीज़ें होनी चाहिए मैं बता देता हूँ। उसमें जब पहला कॉलम है उसमें आप लिखोगे क्रॉप्स, दूसरा जो कॉलम होगा उसमें आप लिख सकते हो क्लाइमेटिक कंडीशंस या फिर क्लाइमेट लिख सकते हो। तीसरा जो आप यहाँ पे बनाओगे उसमें आप लिखिएगा टाइप ऑफ सॉइल। चौथा जो आप लिखोगे वो लिख सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो कंट्रीज, यहाँ कौन कौन से कंट्री में पाया जाता है ये लिखना है। इस तरह का अगर आप टेबल बना के रखोगे और इसको हमेशा रिवाइज करते रहोगे तो आपके बहुत सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो इजीली कंप्लीट हो जाएंगे। तो ऐसा बना के रखिए, इजीली याद आपको सब चीज़ें रह जाएगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे जब हम चलते हैं तो हमें आगे की चीज़ें देखने मिलती है। अब हमें देखना है आखिरी पोर्शन जो है हम कहेंगे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का मीनिंग होता है एफर्ट्स लगा के जो फार्म प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना, क्योंकि इन पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, उसके अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्शन भी बढ़ाने पड़ेंगे। सो ये अचीव कर सकते हैं हम, बहुत सारे इसके तरीके हैं, जैसे हम कहेंगे क्रॉप्ड एरिया को बढ़ा सकते हैं,
क्रॉप्स जो ग्रो कर रहे हैं उनको बढ़ा सकते हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज़ अच्छी दे सकते हैं, फर्टिलाइजर्स अच्छे यूज़ कर सकते हैं, हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स, अच्छे वेराइटी ऑफ सीड्स होते हैं ये हाई यील्डिंग जो अच्छा आपको प्रोडक्शन देते हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हो। मैकेनाइजेशन जो एग्रीकल्चर का, ये भी यहाँ पे ज़रूरी है, जिसमें आप मशीन्स भी यूज़ करते हो। और अल्टीमेट एम यही है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का कि हमें फूड सिक्योरिटी को बढ़ाना, यानी कभी किसी को खाने की कमी ना आ जाए, यही सोच के आगे बढ़ना। अब फूड सिक्योरिटी क्या होती है इसके बारे में लिखा हुआ है। फूड सिक्योरिटी एग्जिस्ट व्हेन ऑल पीपल एट ऑल टाइम्स हैव एक्सेस टू सफिशिएंट, सेफ एंड न्यूट्रिशियस food to meet their dietary needs and food preferences for an active and healthy life। तो फूड सिक्योरिटी यही होती है कि सभी लोगों के लिए, सभी हर टाइम पे, हर एक व्यक्ति के लिए सफिशिएंट खाना, सेफ खाना और न्यूट्रिशियस फूड जो है उसके डाइटरी नीड के अकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा, उसको एक हेल्दी लाइफ देगा, उसी को फूड सिक्योरिटी कहा जाता है। एग्रीकल्चर जो होता है ये डेवलप कर गया डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, ये डेवलप कर गया। डेवलपिंग कंट्रीज जो होगी, जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, वो यूजुअली इंटेंस एग्रीकल्चर को भी प्रैक्टिस करते हैं, इंटेंसिव एग्रीकल्चर को भी प्रैक्टिस करते हैं। इंटेंसिव एग्रीकल्चर क्या है ये आपने देखा ही है, जहाँ क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है स्मॉल होल्डिंग्स पे, हम कहेंगे मोस्टली सब्सिस्टेंस होता है अपने फैमिली के लिए। लार्ज होल्डिंग्स जो होती हैं वो हम कहेंगे मोर सूटेबल है कमर्शियल एग्रीकल्चर में, जैसे जो डेवलप कंट्री वहाँ पे ये किया जा सकता है, जैसे यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। और विद द हेल्प ऑफ 2 केस स्टडीज़ ऑफ फार्म्स, वन फ्रॉम इंडिया एंड अदर फ्रॉम यूएसए, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एग्रीकल्चर जो है वो डेवलपिंग कंट्री में कैसा है और डेवलप कंट्री में कैसा है। इंडिया की बात करेंगे तो हमें पता चलेगा डेवलपिंग कंट्री में एग्रीकल्चर कैसा है, और जब यूएसए की बात करेंगे तो हमें पता चलेगा डेवलप कंट्री में एग्रीकल्चर कैसा है। यहाँ पे सबसे बहुत खास बात उन्होंने कही है और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंगली ये शुरू होता है। पहले इंडिया की बात अगर करें तो एक स्मॉल विलेज है आदिलाबाद नाम का, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में, यूपी में। वहाँ पे मुन्नालाल जो है ये एक छोटा सा फार्मर है, इस गांव में रहता है, जिसका फार्मलैंड जो है वो 1.5 हेक्टेयर्स के आसपास है। उसका जो घर है वो मेन विलेज में है। वो क्या करता है, वहाँ से वो परचेसेस हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ सीड, अच्छे वेराइटी ऑफ सीड लेके आता है मार्केट से, हर एक अल्टरनेट साल में, यानी इस साल लाएगा फिर अगले साल के बाद अगले साल में लाएगा। वो जो उसके बाद क्या करता है, लैंड जो होती है उसके गांव में फर्टाइल है, वहाँ पे एटलीस्ट 2 क्रॉप ग्रो करता है हर साल 2 क्रॉप्स वो लेता है, 2 क्रॉप्स को वो लगाता है, जो नॉर्मली वीट या फिर राइस और पल्सेस होते हैं, है ना, या फिर हम कहेंगे दाल या फिर चावल या फिर गेहूँ होते हैं, गेहूँ या चावल और उसके साथ दाल, ऐसे वो 2 क्रॉप्स को ग्रो करता है। फार्मर जो होता है वो एडवाइस लेता है अपने फ्रेंड या एल्डर्स से और गवर्नमेंट से भी, एग्रीकल्चरल ऑफिसर से, रिगार्डिंग फार्मिंग प्रैक्टिस कि कैसे मैंने करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इन सब से वो एडवाइस लेता है। उसके अलावा वो एक ट्रैक्टर लेता है रेंट पे, जिससे वो प्लोइंग करता है अपने फील्ड की। और अगर देखा गया तो उसके काफ़ी सारे फ्रेंड हैं जो आज भी ट्रेडिशनल मेथड यूज़ कर रहे हैं, जैसे बुलक्स का यूज़ किया जा रहा है प्लोइंग के लिए, ये देखिए, बट ये थोड़ा सा अच्छा फार्मिंग कर रहा है। और देयर इज ट्यूबवेल इन द नियर बाय फील्ड विच ही टेक्स ऑन रेंट टू इरीगेट हिज फील्ड। और एक ट्यूबवेल लगा है, उसके फार्म पे तो नहीं है बट कहीं आसपास के फार्म पे है, बाजू के फार्म पे, वहाँ से वो लेके आता है और अपने यहाँ पे पानी वो डालता है, इस ट्यूबवेल से पानी सप्लाई होता है उसको, वो भी रेंट पे लेता है। आगे अगर देखा गया तो मुन्नालाल जो होता है, ये मुन्नालाल हम कहेंगे कि इसके पास 2 बफेलोज है और कुछ मुर्गे भी हैं या कुछ मुर्गियाँ भी हैं। हेंस ही सेल मिल्क इन द कोऑपरेटिव स्टोर लोकेटेड इन नियर बाय टाउन। देखिए दूध भी बेच रहा है जो यहाँ से उसका निकल रहा है बफेलो से, और हम कहेंगे कि वो एक मेंबर भी है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, जो एडवाइस करती है उसको कि किस टाइप का फॉडर उसके एनिमल को देना चाहिए, क्या सेफ्टी मेजर्स उसने लेना चाहिए जिससे वो हेल्थ जो है लाइफ स्टॉक्स की उसको वो अच्छा रख सके, या फिर आर्टिफिशियल हम कहेंगे इंसेमिनेशन यहाँ पे हो सके। तो हम कहेंगे कि देखिए ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये इसका भी ख्याल रखे और वो उसका मेंबर भी है। अब हम कहेंगे कि इतनी सारी चीज़ें होने के बाद अब क्या होता है, अब यहाँ पे देखिए जैसे उन्होंने कहा है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी हम कहेंगे जो सीमेन होता है उसको यहाँ इंट्रोड्यूस करा के, या फिर हम कहेंगे यहाँ पे प्रोडक्शन किस तरह से हो सकता है कि रिप्रोडक्शन, ये सब पे भी वो इसको कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि एडवाइस करते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको पता चलती है कि किस तरह से वो काम कर रहा है। जितने भी मेंबर्स है उसके फैमिली के, वो उसकी हेल्प कर रहे हैं अलग अलग फार्म एक्टिविटीज़ में, और समटाइम्स अगर देखा तो वो क्रेडिट भी लेता है बैंक से, लोन भी लेता है, या एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी से भी लोन लेता है, ताकि सीड्स को खरीद सके या जो इम्प्लीमेंट्स है उनको खरीद सके, टूल्स को खरीद सके।
वो अपने प्रोड्यूस जो होता है वो बेचता है मंडी में ले जाके, जो उसके नियर बाय टाउन में लोकेटेड है। अगर देखा गया तो मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स जो होते हैं डू नॉट हैव लैक स्टोरेज फैसिलिटीज़, है ना। तो हम कहेंगे कि उनके पास स्टोरेज फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, तो उनको बेचने पड़ जाते हैं प्रोड्यूस, क्योंकि वो उसको स्टोर नहीं कर सकते, तो कम दाम मिल रहे तो भी वो बेच देते हैं। व्हेन द मार्केट इज़ नॉट फेवरेबल तभी भी बेचने पड़ते हैं। तो रिसेंट ईयर में गवर्नमेंट जो होते हैं उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए हैं स्टोरेज फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए। तो इस तरह से ये कहानी है मुन्ना लाल की, जो इस तरह से फार्मिंग कर रहा है। इसी कहानी को अगर डेवलप्ड कंट्री में लेके गए तो फिर डेवलप कंट्री में क्या हो सकता है, देखिए। सबसे पहले जो एवरेज साइज होती है फार्म की यूएसए में, वो मच लार्जर होती है इंडियन फार्म से। टिपिकली फार्म साइज जो यूएसए में देखी जाती है वो 250 हेक्टर्स के आसपास होती है। ये इंडिया का फार्म है और यूएसए का फार्म है। देखिए, फार्मर जो होता है जनरली वो कहेंगे फार्म में ही रहता है, ठीक है। जैसा ये कहीं नहीं है, इसकी फील्ड आसपास थी और ये विलेज में रहता था आसपास के। बहुत सारे सम ऑफ द मेजर क्रॉप जो होते हैं जो यहाँ ग्रो किए जाते हैं, कॉर्न होते हैं, सोयाबीन होते हैं, हम कहेंगे कि वीट कॉटन होते हैं, शुगर बीट होते हैं। जो हॉर्न करके हैं एक फार्मर है इन द मिड वेस्ट यूएसए में। अगर देखा गया तो एक लोआ स्टेट है, वहाँ पे उसकी खेत है, 300 हेक्टर का लैंड है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी लैंड जो है 1.5 हेक्टर की थी, और जो की जो लैंड आपको देखने मिल रही है लगभग 300 हेक्टर की लैंड है। वो वहाँ पे ग्रो करता है कॉर्न अपने फील्ड में, आफ्टर मेकिंग श्योर कि सॉइल और वाटर रिसोर्सेज जो होते हैं वो उसके पास है अच्छे से उसके क्रॉप के लिए। उसके अलावा एडिक्वेट मेजर्स भी ले रहा है ताकि पेस्ट वहाँ पे ना आए, यानी वहाँ पे कीड़े और ये सब ना लगे और उसके क्रॉप्स डैमेज ना हो। टाइम टू टाइम अगर देखा गया तो सॉइल सैंपल्स वो भेजते रहता है टेस्टिंग के लिए लैब में, और अगर देखा गया तो वेदर को भी चेक किया जाता है और न्यूट्रिएंट्स क्या क्या ज़रूरी है और क्या क्या नहीं ये भी उसको बताया जाता है उस लैब से जब सॉइल की रिपोर्ट आती है। जो रिजल्ट होता है ये हेल्प करता है जो हॉर्न को टू प्लान अ साइंटिफिक फर्टिलाइजर प्रोग्राम, और साइंटिफिक फर्टिलाइजर प्रोग्राम को यहाँ प्लान किया जाता है। उसका कंप्यूटर जो है वो लिंक है सैटेलाइट से, विच गिव्स हिम प्रिसाइज पिक्चर ऑफ दिस फील्ड, है ना। और वो कंप्यूटर को भी यूज़ कर रहा है, देखिए उसके फील्ड में, और वहाँ से पिक्चर भी वो भेज पा रहा है, पिक्चर भी देख पा रहा है अपने फार्म के ऊपर से सैटेलाइट से, और ये हेल्प भी कर रहे हैं उसको कि फर्टिलाइज़र को यूज़ कैसे करना और कैसे नहीं। देखा गया तो पेस्टिसाइड को और फर्टिलाइज़र को बहुत अच्छे से यूज़ किया जा रहा है एज़ पर द रिक्वायरमेंट। वो ट्रैक्टर्स को भी यूज़ कर रहा है, यूजेस ट्रैक्टर्स, वो सीड की ड्रिल्स को यूज़ कर रहा है, लेवलर को यूज़ कर रहा है ना, जिससे लेवलिंग की जा सकती है लैंड की। हार्वेस्टर है, थ्रेशर है, ये सब परफॉर्म कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस उसके यहाँ पे हो रहे हैं। देखा गया तो हम कहेंगे जो ग्रेन है जो स्टोर किए जा रहे हैं वो ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज भी बनाया गया है, डिस्पैच भी हो रहे हैं, मार्केट एजेंसी भी उसको इजीली लेके जा रही है। फार्मर जो यूएसए में वो एक बिजनेसमैन की तरह काम कर रहा है, एक पीजेंट की तरह नहीं। आप देख रहे हैं कितना हाईटेक वाला फार्म है। देखिए यहाँ पे पेस्ट जो है वो एरोप्लेन से भी पेस्टिंग की जा सकती है उनके फार्म्स में, इतना अलग तरह की फार्मिंग वहाँ पे होती है। बड़े बड़े फार्म्स है और बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्री में फार्मिंग जो होती है वो कमर्शियल लेवल पे फार्मिंग चलती है, तो वहाँ का फार्मर एक बिजनेसमैन की तरह होता है जो काफ़ी रिच हो सकता है। इंडिया में अगर देखा गया तो फार्मर्स के हाल, काफ़ी सारे फार्मर्स के हाल बुरे देखने मिलते हैं हाल, ये चीज़ें। तो ऐसा आज का हमारा ये टॉपिक रहा जो कि था फोर्थ चैप्टर एग्रीकल्चर, जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हैं। हमने एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, पीसीकल्चर, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फार्म सिस्टम, टाइप्स ऑफ फार्मिंग पढ़ा, टाइप्स ऑफ फार्मिंग के अलावा सबसिस्टेंट फार्मिंग, इंटेंसिव सबसिस्टेंट फार्मिंग पढ़ा, प्रिमिटिव सबसिस्टेंट एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग कल्टिवेशन, नोमैडिक हर्डिंग, कमर्शियल फार्मिंग, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग पढ़ा। उसके अलावा प्लांटेशंस पढ़ा, मेजर क्रॉप्स पढ़े, राइस, वीट, मिलेट्स, मेज, कॉटन, जूट, कॉफ़ी पढ़ा, टी, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पढ़ा, डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया में और डेवलप्ड कंट्री लाइक यूएसए में भी पढ़ा। तो बेहतरीन हमारी पढ़ाई रही है आज के एनसीईआरटी की, जो कि होता है हमारे फोर्थ चैप्टर की। आधे से ज़्यादा एनसीईआरटी खत्म कर चुके हैं। जिन लोगों ने पिछले टॉपिक्स को कवर नहीं किया जल्द से जल्द कवर कर लीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। उसके साथ साथ आप लोग कमेंट करते रहें मेरे वीडियोस पे। आपको मेरे वीडियोस पसंद आते तो कमेंट करके बताइए, जिससे मुझे और भी मोटिवेशन मिले नए नए वीडियोस बनाने का, आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आने का। तो इसी तरह से आप अपना काम अच्छे से करते रहिए, रिवीजन, पढ़ाई सब कुछ अच्छे से कीजिए, ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, अच्छे से एमसीक्यूज़ को सॉल्व कीजिए, पढ़ाई को बेहतरीन बनाइए। इसी तरह हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए।
Take care and have a very good day.